Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बेसिकली उस टॉपिक के अंदर वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपने लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि हु इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स लास्ट क्लास में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शामिल किया जाता है कि वो अपने वोट को कास्ट कर सकें और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता है, इवन दो कि दे होल्ड आइदर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन आज जो आपके सामने टॉपिक है बेसिकली ये डील करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है और वो अपने आप को एज अ कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के पास कम से कम ये योग्यता तो अवश्य रूप में होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास यहाँ पर मेंशन एक भी योग्यता या इनमें से एक भी योग्यता उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो यकीन मानिए दैट पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम क्वालिफिकेशन के पहले पॉइंट को देखें तो ये बात करता है कि दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को खड़े होने का अधिकार है एक उम्मीदवार के रूप में अगर वो भारत के नागरिक हैं। नागरिकता कैसे मिलती है, एक्वायर्ड कैसे की जाती है, इन सभी विषयों पे भी मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वाकई में लड़ना है, सो दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट्स इट। इसके आगे और ना ही इसके पीछे आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। वो भारत का नागरिक है एट प्रेजेंट, ये हमारे लिए पर्याप्त है कि ही इज़ क्वालिफाइड द फर्स्ट स्टेज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट के अंदर जिक्र इस बात का किया गया है कि दैट पर्सन मस्ट पोजेस द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स। दैट मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द कंटेस्टेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, एज पर देयर बर्थ सर्टिफिकेट, एज पर देयर क्लास 10 सर्टिफिकेट और एज पर देयर मार्कशीट, उस व्यक्ति की आयु कम से कम 35 साल की अवश्य पूरी हो जानी चाहिए द मोमेंट जिस दिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का नॉमिनेशन या पर्चा वो फाइल करने जा रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, यहाँ पर बात की गई है सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एज क्राइटेरिया को लेके, जिसके बारे में कहा गया है मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज तो उस व्यक्ति की होनी ही चाहिए अगर उसको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की ओर गौर करें तो तीसरे पॉइंट में दो शब्दों का यूज किया गया है, पहला क्वालिफाइड और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। यहाँ पर जब कभी भी पार्लियामेंट का जिक्र होता है तो अक्सर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो यहाँ पर इस बात को विशेष रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता कम से कम भारत की संसद के लोकसभा के सदस्यों के योग्यता के रूप में प्रस्तावित की गई है। दैट मीन्स एक व्यक्ति अगर वो वेल क्वालिफाइड है लोकसभा सांसद बनने के लिए, एक व्यक्ति जो कि वेल क्वालिफाइड है लोकसभा का सांसद बनने के लिए, इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी उसके पास एक मिनिमम योग्यता अवश्य है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर हम एमपी ऑफ लोकसभा की बात करें
तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंटेक्स्ट टू लोकसभा बनने के लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया होता है 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो यकीन मानिए आप भारत की संसद के लोकसभा के सांसद के रूप में बनने के लिए योग्य हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऊपर के पॉइंट को गौर से देखेंगे तो वहाँ पर यह कहा गया है कि मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि जो 35 साल वाला कॉन्सेप्ट था उसको पॉइंट नंबर 2 पे रखा गया और जो क्वालिफिकेशन थी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंटेक्स्ट टू लोकसभा उसको नंबर 3 पर रखा गया। सो आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी उम्र 25 साल की हो गई और लोकसभा का एमपी बनने के लिए उसके पास आवश्यक योग्यता है, डिस्पाइट ऑफ दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द रीजन इज दैट कि उस व्यक्ति की आयु अभी 35 साल की हुई ही नहीं है। दैट मीन्स दैट पर्सन विल हैव टू वेट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहां पर गौर कीजिएगा कि राज्यसभा सांसद की बात नहीं की जा रही है। यहां पर जो जिक्र किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सांसद की योग्यता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। चौथे पॉइंट की ओर अगर हम गौर करें तो यहां पर यह कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। लेकिन हाँ, अधिकार हो सकता है अगर उसने अपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद से रिजाइन कर दिया हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसके ऊपर आपसे मैं विस्तार पे चर्चा करूंगा कि व्हाट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में हमने किन किन चीज़ों को लाके रखा हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी, अगर इन चारों में से किसी भी एक अथॉरिटी या किसी भी एक गवर्नमेंट के अंडर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर बैठा हुआ है, सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, आइदर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एज वेल एज दी पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद ही वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए या उसका पर्चा या नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन को ऐड कर दिया गया जहां पर यह कहा गया है कि अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से इसके ऊपर चर्चा करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, गवर्नर की है, मिनिस्टर्स की है, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो और या चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हो, इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा गया है। दैट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इट डजंट मैटर कि व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट दे होल्ड आइदर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक अथॉरिटीज। तो यहां पर दो चीजों को समझने की जरूरत है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर इन चार में से किसी भी एक व्यक्ति ने होल्ड करके रखा हुआ है तो दैट मीन्स दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर अर्लियर पोस्ट। दैट पोस्ट इज कॉल्ड और दैट पोस्ट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जिन 5 ऑफिसर्स का जिक्र मैंने आपके साथ किया है इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा गया है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट, एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, एक सिटिंग गवर्नर, एक सिटिंग मिनिस्टर या एक सिटिंग चाहे तो वो राज्य सरकार का मंत्री हो और चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो, बिना रिजाइन किए हुए भी वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन पेश कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन चीजों को हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखा हुआ है। अब जो यहां पर सबसे समझने वाली बात है वो बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस में जाएगा, वहां से वो एक फॉर्म को परचेज करेगा, अपनी फोटो लगाएगा, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेगा, अपनी जो भी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन उनको शेयर करेगा और वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में बैठ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो जवाब है इसका बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स
सिर्फ और सिर्फ महज योग्यता धारण करने के आधार पर आप एक सुटेबल व्यक्ति नहीं हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ लोगों का समर्थन ना प्राप्त हो। अब ये वो कौन लोग होंगे, इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। ये वही लोग होंगे जिन लोगों को भारत के संविधान ने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया है। दैट इज कॉल्ड ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जनरली वी कॉल देम एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर गौर करने वाली बात है, इवन दो that person possess certain kind of qualification, despite of that person is not a suitable person for the post of president of India until and unless some persons in numbers will not propose their name for the post of president of India। अर्थात जिन लोगों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट देने का अधिकार है, जब तक वो लोग अपना समर्थन उस व्यक्ति के लिए प्रस्तावित नहीं करते हैं, वो लोग अपना समर्थन उस व्यक्ति के फेवर में नहीं पास करते हैं, तब तक भले ही उस व्यक्ति के पास ये चारों योग्यताएं हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नामांकन पेश कर ही नहीं सकता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर, कि आखिर वो कितने लोग ऐसे चाहिए जो कि आपके नाम को रेकमेंड करें या आपके नाम को प्रपोज करें। तो यहां पर संख्या बताई गई है कि सपोज करिए अगर कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स है, आज सन 2021 चल रहा है और एक्स के मन में ये ख्याल आया, और ख्याल क्या आया कि मैं आने वाले वक्त में द मोमेंट जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो उन्हें पता चला कि दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्होंने अपना आधार कार्ड देखा, उन्होंने अपना जन्म प्रमाण पत्र देखा, बोला कि हाँ ये क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है। फिर उन्होंने दूसरा देखा कि अरे उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उन्होंने अपनी फिर से मार्कशीट देखी और मार्कशीट के हिसाब से उन्होंने जब कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि एग्जैक्ट उनकी उम्र 35 साल या तो हो चुकी है, या तो द मोमेंट जब वो पल आएगा कि दैट पर्सन इज गोइंग टू फाइल अ नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त तक उनकी उम्र 35 साल पूरी हो जाएगी। इन्होंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, मेरा तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। फिर तीसरे नंबर पे वो आए जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता जनरली उस व्यक्ति के पास होती है जो कि लोकसभा का सांसद बनता है। अब उन्होंने फिर से भारत का संविधान उठा के देखा और उन्होंने चेक किया कि लोकसभा का सांसद बनने की जो योग्यता है, क्या वो योग्यता मेरे पास है। उसके अंदर जो भी क्राइटेरिया था उन्होंने चेक किया और अल्टीमेटली उनको ये मिला कि हाँ वो सारी योग्यता उनके पास है। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके बैठा हूं, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी के अंदर। तो उन्होंने क्या समझा कि जिस पोस्ट को उन्होंने होल्ड किया है वो पोस्ट जनरली एक प्राइवेट पोस्ट है और वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इन चारों कंडीशंस को फुलफिल करता हूं, मैं इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हूं, एंड नाउ आई एम दी वन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है और यहां पर कंडीशन लगा दी गई है कि कम से कम 50 लोग, वो 50 लोग एमपी भी हो सकते हैं, वो 50 लोग आपके एमएलए भी हो सकते हैं। एमपी को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और एमएलए को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, ओनली द सिटिंग along with elected member of both the houses and the elected member of the legislative assembly। सिर्फ इन्हीं को अधिकार है कि वो उस व्यक्ति का नाम रेकमेंड कर सकें और ऐसे एमपी और एमएलए मिला के कम से कम आपको 50 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ये संख्या 50 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 50 लोग चाहिए जो कि आपके नाम के ऊपर मुहर लगा सके और वो ये कह सके कि हाँ हम
50 के 50 व्यक्तियों की इच्छा है कि ये जो मिस्टर एक्स हैं वो आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के नज़रिए से अपना नामांकन दाखिल करें और हम 50 इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ इन 50 के कहने से ही बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। फर्दर इन 50 को फिर से 50 लोगों का समर्थन चाहिए। जनरली इसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सेकेंडर्स। सेकेंडर्स वो व्यक्ति होते हैं जो इनिशियली उस व्यक्ति के लिए अपना समर्थन पेश नहीं करते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इन 50 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति के लिए अपने समर्थन दे दिया, तो वो सेकेंडर्स कहते हैं कि इन 50 व्यक्ति जो एट प्रेजेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेस हैं या वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी कैसे इलेक्टेड, नॉट दी नॉमिनेटेड, हम उन 50 व्यक्तियों को अपना 50 का समर्थन देते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना नाम एज अ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कैंडिडेचर के रूप में प्रस्तावित करवाना है तो उसके पास कम से कम 100 लोगों का समर्थन तो होना ही चाहिए। और ये 100 लोग वो लोग होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपने वोट को कास्ट करते हैं। तो जो शुरुआत के जो 50 होते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रपोजर, यानी कि प्रस्तावक। और जो बाद के जो 50 होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो सेकेंडर्स होते हैं, जो ऊपर वाले 50 के लिए अपनी सहमति को दे देते हैं कि अगर इन 50 ने इस व्यक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी तो हम भी इनकी सहमति में अपनी सहमति को शामिल करवाते हैं एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। और जाहिर सी बात है ये जो 50 सेकेंडर्स का जिक्र आपके सामने मैं कर रहा हूं ये भी इलेक्टेड मेंबर से ही हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों और चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हों। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ इस वजह से कि आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 35 साल है, आपकी क्वालिफिकेशन वही है जो क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन रिगार्ड्स टू लोकसभा होती है, और आपने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया है, और अगर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया भी है एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, एज अ गवर्नर, मिनिस्टर, आइदर अंडर द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारी जो पोस्ट आती हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आती हैं। आपके लिए 100 लोगों का सपोर्ट भी है, जिनमें से 50 लोग आपको नॉमिनेट कर रहे हैं, 50 लोग आपको प्रस्तावित कर रहे हैं, और जो फर्दर के जो 50 हैं वो आपके नाम को सेकेंडरी प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब कि ऊपर के जिन 50 लोगों ने आपके लिए अपने नाम की सहमति दी है, हम भी उस सहमति में अपनी सहमति को शामिल करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको 15,000 रुपए डिपॉजिट भी करने होंगे। दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द मैंडेट प्रोविजन। वैसे तो इसके अंदर सारे ही मैंडेट प्रोविजन है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऑप्शनल हो, लेकिन उस मैंडेट प्रोविजन के अंदर एक मैंडेट प्रोविजन ये भी है कि वंस यू आर गोइंग टू फाइल अ पर्चा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू हैव फुलफिल ऑल द essential criteria, apart from that you have also support a number more than 100 or minimum 100 in regards to elected member of both the houses or the member of legislative assembly. Despite of that you have to deposit a amount of 15,000 into the Reserve Bank of India, ताकि हम ये अश्योर हो सके कि हमें जो कैंडिडेचर मिले हैं वो एक सीरियस कैंडिडेचर हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा दी गई है कि जितने भी वोट कास्ट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर, उसका कम से कम 1/6 वोट आपको मिलना ही चाहिए। अगर वो वोट आपको मिलता है तब तो आपकी जो सिक्योरिटी यहाँ पर डिपॉजिट की गई है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो वोट थे वो कास्ट हुए, उसका 1/6 भी अगर आपको नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो जो 15,000 की जो सिक्योरिटीज़ आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट की है वो फोरफिट कर ली जाएगी, वो जब्त कर ली जाएगी और वो आपको नहीं मिलेगी। तो यानी कि कंडीशंस यहाँ पे क्या लगा दी है कि सबसे पहले तो आपको 15,000 रुपए का अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी आपको तभी मिलेगी जब मिनिमम 1/6 वोट आपने सिक्योर किए हों। अगर
आपको जो टोटल वोट मिले वो जितने भी वोट कास्ट हुए थे उसका 1/6 से कम है, तो पहली बात कि ऑटोमेटिकली यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द रेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो 15,000 रुपए का सिक्योरिटी का जो अमाउंट था वो अमाउंट भी आपका जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये बात करता है ओथ और अफर्मेशन से कि आखिर जब कोई भी व्यक्ति इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है, अपना नामांकन दाखिल कर दिया क्योंकि उसके पास सर्टेन योग्यता है, उसको नॉमिनेशंस मिल गया, उसको प्रपोजल्स मिल गया, उसको सेकेंडर्स मिल गए, उसने 15,000 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट भी कर दिया और उसको 1/6 से ज़्यादा वोट भी मिले। और जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस प्रोसीजर के तहत अब वो भारत का राष्ट्रपति बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि उसकी जो फॉर्मल ओथ सेरेमनी है उसको कंडक्ट कौन कराता है, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी है उसको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, दैट इज कॉल्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेट होता है, या ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू सम काइंड ऑफ फिजिकल एज वेल एज एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज कि वो उस वक्त ओथ सेरेमनी को एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट ना करा पाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं उसको एग्जीक्यूट या कंडक्ट कराने का अधिकार किसके पास होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी वजह से इसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाता है तो वहाँ पर जो और अवेलेबल सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हायरार्की के नज़रिए से उनकी वरीयता के क्रम से उनको कॉल किया जाता है कि वो आएँ और उन व्यक्ति को जिन्होंने इन सारी चीज़ों को फुलफिल किया और अब भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो डिक्लेयर किए जा चुके हैं, अब उनको उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं जो कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, बल्कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट और एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है उन व्यक्तियों को भी शपथ दिलाने की जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की होती है, जो कि वरीयता के क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ठीक बाद होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या योग्यता होनी चाहिए एक व्यक्ति के पास अगर उस व्यक्ति के मन में है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके वोटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, उनकी वोटिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस वक्त भारत के राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने है, उसको उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe our channel. Thank you so much to all of you.